हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स विद विशाल सर। बेटा आई होप कि जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित बैठ कर के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये बता दो बेटा कि आप इन पैंडेमिक सिचुएशन के टाइम पे केयरलेस ना बने, अपनी पढ़ाई को प्रॉपर वे में चलाते रहें। और मैं बोर्ड वाले स्टूडेंट से खासकर ये बता दूं कि जो सिलेबस रिडक्शन किया गया था वो सिर्फ लास्ट ईयर के लिए था। इस साल ऐसा कोई भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी नहीं की है जिसमें कोई भी सिलेबस के रिडक्शन की बात की गई हो। कुछ फैक्ट रह गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के, कंडक्टर नॉन कंडक्टर के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा। उसके बाद जस्ट आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे और करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? लेट्स नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो देखिए, मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ए मेटेलिक कंडक्टर, इन ए मेटेलिक कंडक्टर, इन ए मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है किसके लिए? एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। तो आपको नाम से पता चल गया कि कोई भी एक कंडक्टर होगा जो मेटल का बना होगा, मेटेलिक कंडक्टर। और आपको पता है कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, अब वो मेटेलिक कंडक्टर दो सिचुएशन में हो सकता है, वो होलो भी हो सकता है और पूरा कंप्लीट भी हो सकता है। तो हमेशा आपके पास कोई भी कंडक्टर होगा, मैं आपके मान के चलूँ, आपके पास यहाँ कोई भी कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर के अंदर ध्यान से समझना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो हमेशा इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। इस तरह इसकी सरफेस के क्या होंगी? परपेंडिकुलर। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अंदर जो है एंट्री नहीं करेंगी कभी भी, इस चीज़ का ध्यान रखना कभी भी, है ना। कभी भी जो होंगी इसकी सरफेस के क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। इस तरीके से बनाया जाएगा, ध्यान रख लेना। कोई भी अगर हमारी मेटेलिक कंडक्टर है, उस मेटेलिक कंडक्टर की सरफेस पे इस तरह से लगा दिया जाएगा और इस तरह से लगाने के बाद जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगी। ध्यान रख लेना। इसमें कभी भी आप ये मत कर देना कि आपकी इमेजिनरी आई लाइन लेकर के आई और आप कंडक्टर के अंदर से क्रॉस हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर से जो है वो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो है वो सारा क्रॉस हो चुका है। स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस कंडक्टर की सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। इस चीज का ध्यान आपको रखना है बेटा। और इसमें लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, the electric field lines always the electric field line always perpendicular, the electric field line always perpendicular surface of the conductor, सरफेस ऑफ दी कंडक्टर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो हमेशा जो कंडक्टर होता है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर है इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर ये होती हैं। दैट्स क्लियर। इसमें सारी चीज़ें आपकी ये क्लियर हो चुकी हैं। अगर मैं आपको सपोज करो इसी के अंदर एक बात बता दूं कि मैं आपके पास दो चार्ज दे देता हूं। सबसे पहले एक प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर, और एक आपके पास क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। तो अगर मैं इसमें स्केच बनवाना चाहूँ तो स्केच बनाने के लिए आप सबसे पहले इस तरह से बनाना चाहोगे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ निकलती है, इधर की तरफ। देखिए पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेंगी? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएंगी, देखो। और नेगेटिव चार्ज में एंट्री कर रही होंगी। आपने देखा है, जो मैंने कल ही सारा ये कंसेप्ट आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ चलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। इस तरह से हम स्केच किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बना सकते हैं।
क्लियर है? तो बेटा ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सारा मैंने टॉपिक कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं। बस आपको थोड़े से छोटी छोटी पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी कॉमन पॉइंट पर हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉसिबल नहीं है दो लाइन के लिए, ठीक है? और कभी भी ये कोई भी एक क्लोज लूप नहीं बना सकती, कोई भी जो है ये कोई भी क्लोज लूप बनाने के बाद भी अगर हम देखें, दूसरी बात कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि 0 डिग्री का एंगल वो बना लेती हैं। अच्छा, अगर मैं सपोज करो सिर्फ यहाँ पे देखूं, अगर मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास आपने सिर्फ नेगेटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच कर सकता हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि सीधी हो, इस तरह से भी देखो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं, 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 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं, यहाँ भी इस तरीके से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, यहाँ भी हमारा नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, यहाँ भी मेरा नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, यहाँ भी मेरा नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, यहाँ भी मेरा नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। चारों तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज से एंट्री कर रही है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में बाहर निकलेंगी, किस तरह से भी बन सकता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकाल सकता हूं। आपको मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी कैसी है। इसमें कोई भी आप ये मत कहना कि ये कंसेप्ट रह गया, ये कंसेप्ट हो गया, इस तरह से भी किस तरह भी आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। इस तरीके से सारे कंसेप्ट मैंने आपके क्लियर कर चुका हूं। बस आपको इसमें सबसे पहले इफेक्ट रख दिया है कि आपके पास कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर उनके अंदर हम कोई भी मेटल का टुकड़ा रख दें या कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दें, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दें, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम इस टॉपिक के बारे में अब देखते हैं। आइए सबसे पहले इसको रफ करते हैं। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने बना करके देख ली। इस चीज के अंदर बेटा क्या है, when the metal and dielectric metal and dielectric put in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अभी टॉपिक है। अगर वैसे तो टॉपिक बताऊं कि व्हेन द मेटल एम एंड डाई इलेक्ट्रिक पुट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब किसी भी मेटल को या बेटा डाई इलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए। तो इस टॉपिक को समझने वाली बात के इस टॉपिक को समझते हैं कि सपोज करो जब भी मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बन गया मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मेरा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो स्केच बनेगा वो स्केच ये बनने वाला है। फर्स्ट ये जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्लियर, ध्यान से समझना बेटा कंसेप्ट। ये मेरी क्या जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाइन गई हुई है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारी जो लाइन है वो सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है बेटा। पैरेलल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 0 डिग्री का एंगल बना लेती हैं। कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये एंगल बनाएगी 0 डिग्री का। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक बार मेटल को रख देता हूं, मतलब मेटल इज ए बिहेव ऑफ कंडक्टर, कि जो मेटल है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने क्या किया कि ये जो मेरा जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें लाइन आ रही है,
इनके बीच में मैंने एक मेटल रख दी। क्या कर दी? मेटल रख दिया इस तरीके से, समझ रहे हो? अब ये सपोज करो मैंने इसके अंदर मेटल रख दिया, तो मेटल, अब उसके बाद मेटल रखने के बाद ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मतलब ये इसकी सरफेस तक टच करेंगी, बस इसके अंदर एंट्री नहीं करेंगी। अगर आपने मेटल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया, यानी कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है उनके बीच में मेटल रख दिया बेटा, तो मेटल रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनके अंदर एंटर नहीं करेंगी, सिर्फ सरफेस को टच करेंगी, जो मैंने अभी बताया था। क्लियर है? तो सपोज करो जब यहां पे मैंने माना कि जब मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इसमें थीटा बराबर 0 पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी ई नोट। क्या था? ई नोट। यानी कि ई नोट क्या है? मेरा इनिशियली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, जिसमें मैंने कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा। अब इस ई नोट वाले के अंदर मैंने मेटल रख दिया। क्या रख दिया? मेटल। और मेटल का डाई इलेक्ट्रिक आपको पता है कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कितना होता है? इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता? और जैसे ही मेटल का डाई इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी होता है तो इसमें बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने मान लिया ई। क्या मान लिया? ई। मेरी बात समझना, इसको क्या मान लिया मैंने? ई। तो सपोज करो यहां पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नोट, इसकी वैल्यू क्या थी बेटा? कि ई नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने इसको मेटल रख दी, यानी कि कोई ना कोई मीडियम बना दिया, मैंने इसको मान लिया एम। मेटल रख दिया ना, तो ईएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ईएम की वैल्यू हो जाएगी ईएम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इज द इक्वेशन नंबर सेकंड कि भाई एयर के लिए कितना हो जाएगा? ई नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पर जैसे ही मैंने इसके अंदर मेटल रखा तो ईएम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन एम क्या होता है ये मुझे निकालना है, तो देखिए कैसे करना है। एप्सिलॉन, आपने देखा कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू के। क्लियर है? यही बात समझ में आ जाएगी। इस तरीके से हो सकता है कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू के। मुझे इसमें से एप्सिलॉन एम निकालना है, मीडियम की परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट इनटू के। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू कितना? एप्सिलॉन नोट इनटू के। अब ये एप्सिलॉन एम ईएम के अंदर रख दूंगा, तो ईएम इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नोट इनटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या बेटा ये वैल्यू समझ में नहीं आई? कि जब मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं कि बेटा मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कोई भी मेटल या कोई भी डाई इलेक्ट्रिक नहीं रखा, तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी, उसमें बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था। ई नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, एयर वाला। अब इसके अंदर मैंने किसी मेटल को रख दिया, जिसमें मेटल का जो डाई इलेक्ट्रिक है वो इन्फिनिटी है, तो उसके अंदर इसका जब मेटल रख दी तो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ईएम मतलब ई मेटल, तो यानी कि ईएम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि एप्सिलॉन नोट आता है एयर के लिए, एप्सिलॉन एम आता है मीडियम के लिए। तो मैंने आपको जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था तो उसमें एक रिलेशन पढ़ाया था कि मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मैं मीडियम की परमिटिविटी निकालूं तो मीडियम की परमिटिविटी इज इक्वल टू एयर की परमिटिविटी इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यही वैल्यू मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट करी। जैसे ही मैंने इसमें पुट करा तो निकल के आया ईएम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा इस वाली इक्वेशन की और इस वाली इक्वेशन की कंपैरिजन करके देखिए। तो इस वाली इक्वेशन में जो एयर वाली इक्वेशन है एप्सिलॉन नोट, इसमें क्या दिखा रखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे दिखा रखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो एज इट इज सेम दिख रहा है। तो क्या जब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो इसकी जगह क्या मैं ई नोट नहीं रख सकता? जब ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है तो इस पूरे फंक्शन की जगह क्या मैं ई नोट को नहीं पुट कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो कितना निकल के आ जाएगा? ई एम इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के।
ई नॉट अपॉन के, मेरी बात समझना, ई नॉट अपॉन के, ये फॉर्मूला तैयार आ गया। तो कहने का मतलब एक नया रिलेशन आपके सामने आ गया है कि आपके पास अगर एयर के लिए या वैक्यूम के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसमें आपने डाई इलेक्ट्रिक से डिवाइड कर दिया, जिस मेटल के लिए या जिस मीडियम के लिए डाई इलेक्ट्रिक दिया है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये बेटा मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल करके आ जाएगा। उसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे ही सबसे पहले मैंने अब मेटल के लिए बात करूं तो EM इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। अब मेटल के लिए के क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि EM इज इक्वल टू ई नॉट आपका हो गया। अब के क्या है, इन्फिनिटी, किसके लिए बेटा, मेटल के लिए, तो मेटल के लिए मैं इन्फिनिटी, और जब किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाता है तो वो वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, जीरो, यानी कि मेटल के अंदर जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अरे मेटल के अंदर जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इसका मतलब प्रूव हो चुका है कि इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होती। क्लियर, यहां तक इसे फटाफट नोट कीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा जब मैं बताऊं, जब हमने मेटल रख दिया था तो मेटल के लिए आपको तो सीधा पता चल गया था, मेटल के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक होता है बेटा वो इन्फिनिटी होता है। फॉर्मूला निकल के आता है कि EM इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, तो मतलब के की जगह मैंने क्या रखा था, इसको इन्फिनिटी रखा था, मतलब ई नॉट अपॉन इन्फिनिटी। अब किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या आने वाला है बेटा, जीरो। इसका मतलब मेटल के अंदर जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब यहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब हमारी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो मेटल रखी है उस मेटल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, जीरो। जब मेटल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई भी लाइन पास नहीं होगी। बात दैट्स क्लियर। अब सपोज करो उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, अब की बार कोई भर दिया, अब की बार मेटल नहीं रखा, मैंने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक भर दिया उसके अंदर। तो सपोज करो इसके अंदर मैं डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम के अंदर यहां पे फिट कर देता हूं डाई इलेक्ट्रिक। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक फिल किया तो यहां लिखा मैंने इसको डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक को के से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते ही हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है उस डाई इलेक्ट्रिक को के से रिप्रेजेंट करेंगे। बात क्लियर। तो डाई इलेक्ट्रिक को जब के से रिप्रेजेंट करेंगे ले तो इसके लिए रिलेशन आ जाएगा ई के इज इक्वल टू, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक भर दिया, पहले तो मेटल हो गया था, अब मैंने डाई इलेक्ट्रिक भर दिया तो ई के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के, यानी कि ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब जो डाई इलेक्ट्रिक देगा वाटर के लिए देगा, ठीक है ना, एयर के लिए देगा। तो अगर सपोज करो मैं इसमें वाटर ही फिल कर देता तो वाटर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, वाटर के लिए के की वैल्यू होती है 81। वाटर के लिए के की वैल्यू कितना होगा, वाटर के लिए के की वैल्यू 81 होगी। इसका मतलब अगर कहीं भी मुझे वाटर का मीडियम देगा तो मैं 81 से डिवाइड कर दूंगा, कहीं मुझे मेटल के लिए देगा तो इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूंगा। अगर एयर के लिए देगा तो आपको पता है के एयर कितना होता है, एयर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर के लिए इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, आप इसे 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जब किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो उसे निकालने के लिए आप उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिएगा। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कुछ मेटल्स के लिए कुछ वाटर्स के लिए आपको लर्न करना ही है। तो इस वाले की देखिए इसकी पिक्चर देखिए कि ई के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। अब यहां वाटर होता तो मैं 81 से डिवाइड करता, एयर होता तो 1 से डिवाइड करता। तो इससे कंक्लूजन ये निकल के आया कि जब मैं एयर वाले डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, एयर वाले डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू जो आएगी मीडियम की वो कम आएगी। इसका मतलब मीडियम के अंदर जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, यानी कि जो EM की वैल्यू होगी वो EM की वैल्यू वेरी 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 लेस देन आ जाएगी ई नोट के, ई नोट से। इसका मतलब इसकी लाइन क्या कहती है, इससे ये स्टेटमेंट पता चलता है कि जो हमारे मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत कम है। इसका मतलब उसके अंदर रेयर टू रेयर बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। भाई एयर में तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट लेकिन जब मीडियम डाई इलेक्ट्रिक के भरने से EM की वैल्यू बहुत कम आई है। जब EM की वैल्यू कम आई है तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू एयर मीडियम। यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लाइन को पास कर सकते हैं। बहुत 1 2 3 बस ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइन चली गई, इस तरह की बातें समझ में आ गई। क्लियर? अब यहां पे तो आपको मीडियम पता चल गया। जब मैंने मेटल रखा था तो मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, इसका मतलब मेटल के रखने से कोई भी लाइन पास नहीं होगा, मेटल के रखने से कोई भी लाइन पास नहीं होगा। अब इसमें मैं डाई इलेक्ट्रिक भर रहा हूं, इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक के भरने से क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक के भरने से होगा, भाई इस चीज का ध्यान रखना कि इसमें जो डाई इलेक्ट्रिक के भरने से जो मीडियम की वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो एयर के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, जिससे बहुत कम लाइन वहां से पास होने वाली है। ये थ्योरी का टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां तक क्लियर हो चुका है और हम न्यूमेरिकल सीरीज अब इसकी स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसको सबसे पहले नोट कीजिएगा। लेट्स नाउ स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। कि सबसे पहले क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम आपको क्या करना है, क्वेश्चन की रीडिंग मस्ट है कि क्वेश्चन हमें रीडिंग करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 5 माइक्रोकूलम चार्ज आर सिचुएटेड एट नल पॉइंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 2 चीज मुझे इंफॉर्मेशन मिली, एक तो 5 माइक्रोकूलम यानी कि चार्ज की क्वांटिटी 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा वो सिचुएटेड है नल पॉइंट। अब नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट एक 0 पॉइंट होता है जहां पर हमारे किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट की 2 एक्सिस आकर के मिलते हैं। सपोज करो ये मेरा, अगर मैंने अकॉर्डिंगली मान लिया ये मेरा प्लस y एक्सिस है और यहां पर अगर मैं इसको चलूं, इसको मैं प्लस एक्सिस मान लूं, तो ये मेरा जो पॉइंट है ना, ये नल पॉइंट है और इस नल पॉइंट पे ही हमारा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज सिचुएटेड है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द डिस्टेंस एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन 3,4,0। तो सबसे पहले देखना कि एक तो मेरा चार्ज यहां पे क्यू रखा है, क्यू इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। अब इसी से मैंने किसी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर मैंने क्या मान लिया, r डिस्टेंस में मैंने कुछ पॉइंट मान लिए और उन पॉइंट की सिचुएशन है 3,4,0। अब ये 3,4,0 क्या बोल रहे हैं कि x एक्सिस की तरफ तो जाएंगे हम 3 पॉइंट पर, y एक्सिस की तरफ जाएंगे 4 पॉइंट पर और z एक्सिस की तरफ जाएंगे हम 0 पॉइंट पर। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब एक चार्ज है जो यहां पर जिसकी वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है, नल पॉइंट से स्टार्ट है और वो किसी भी पॉइंट P पर जो जाता है तो वो P पॉइंट x एक्सिस से 3 पॉइंट पे रखा हुआ है, y एक्सिस से 4 पे रखा हुआ है और z एक्सिस से 0 पे रखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है z एक्सिस का तो कोई मैटर है ही नहीं, हम 2 ही एक्सिस की बात करेंगे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। बिल्कुल सही बात कि इस वाले पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए। तो आप सॉल्यूशन के टाइम पे क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो गिवन चीजें हैं वो आपको लिखनी है। देन चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम, इस माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम, तो यानी कि 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम, सब आप जानते हैं। उसके बाद इसका पता चल गया, आपको यह भी पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ अब मैं मैग्नीट्यूड लगाऊंगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब प्रॉब्लम मेरे पास आई कि ये वैल्यू है, ये वाली 1/4πε0 भी मुझे पता है, Q भी मुझे पता है। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि r² कहां से निकाल के लेके आऊं, कि r² कहां से आएगा। तो आपने सबसे पहले जब 10th क्लास में थे तो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन के अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस और डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, देन z2 - z1 का होल स्क्वायर। उसको हम अपनी डिस्प्ले पर लिखेंगे। तो इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। सपोज करो इसकी डिस्टेंस को मैंने मान लिया r, तो r = आप क्या लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करके देखें, r = सबसे पहले देखो यहां इसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन कितना माना, 0,0,0 क्योंकि नल पॉइंट है।
तो अब ये 0 काम करेगा x1 का और ये 3 काम करेगा x2 का। तो 3 माइनस 0, तो सबसे पहले हम यही लगाने वाले हैं 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बिल्कुल शाबाश। उसके बाद अगर मैं इसको y1 मान के चलूंगा तो क्या मैं इसको y2 मान के चलूंगा? इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, यहां पे 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए अगर मैं इस वाले z को 0 को z1 मानूं तो इस वाले 0 को क्या मानूंगा, z2, मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देन r इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहां पे कितना हो गया 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। उसके बाद यहां पे कितना हो गया 4 का स्क्वायर, अब 0 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं करना, इसका मतलब आप यहां पे अब ये मुझे पाइथागोरस थ्योरम की तरह दिख गया, यानी कि r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 16, देन इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का कितना आ जाता है r इज इक्वल टू 5 मीटर। ओहो, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये जो हमारा कोई भी पॉइंट मैंने P कंसीडर किया है, ये P पॉइंट जो है इस वाले नल पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जब 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फटाफट निकाल देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, E वेक्टर इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। देन इसको मैं लूंगा 9 इंटू 10 की पावर 9 वैल्यू है, Q की वैल्यू कितना है बेटा 5 इंटू 10 की पावर -6, शाबाश, अपॉन R स्क्वायर। R कितनी डिस्टेंस निकल के आई 5 मीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6। सभी स्टूडेंट पावर को सॉल्व करने में बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट करें, इसमें गलती ना करें, मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6, बड़ी प्लस जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो कितना हो गया 10 की पावर 3 अपॉन 5, तो 5 बन जा 5, कितना बचा 4 बचा ना, अब यानी कि पॉइंट लग गया 40, तो 5 8 जा 40, 1.8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब यह कहता है कि इस वाली 0 नल पॉइंट से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1.8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये सारा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, इसे फटाफट नोट कीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, अगर क्वेश्चन की रीडिंग देखेंगे कि ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन विच डायरेक्शन इट विल टेंड टू मूव। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब आपका देखिए ये है कि आप सबसे पहले एक्सिस बनाइए। ये तो मेरा वाई एक्सिस हो गया जो आपका वर्टिकली होता है, और यहां सेंटर से इधर चला गया मेरा एक्स एक्सिस की तरफ। अब इस एक्स एक्सिस इधर है ना, तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। इसका मतलब इधर की तरफ चले जाओ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ चले जाओ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ चले जाओ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ चले जाओ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इधर की तरफ चले जाओ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, और ये हमारे से जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, ये हमेशा रखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपको इसमें डायरेक्शन दिखाई दे रही है, तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस, और यहां पर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। और इसके बीच में मैंने क्या रख दिया? इसके बीच में मैंने रख दिया प्रोटॉन। क्या रखना है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो चार्ज है ना, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज होने के बाद जब मैंने इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो वो किसकी तरफ मूव करेगा? उस पर लगने वाला फोर्स किधर की तरफ होगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि जब मैंने किसी भी प्रोटॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करेगा कि नहीं करेगा? फोर्स फील करेगा, फोर्स उस पे F लगेगा। तो बताइए उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, वो हमें देखना है। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम होती है, बिल्कुल, कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग जाता है और फोर्स अलग जाता है।
इसका मतलब मेरे पास ये एक्सिस है, ये एक्सिस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो अपने पास पहले से ही पॉजिटिव चार्ज को रखता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये किधर की तरफ मूव करेगा, ये हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही मूव करेगा। क्यों? इस ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये अपने ऊपर जो फोर्स फील करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या उसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा। जब फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स लगने पे अगर मैं धक्का मारूं तो जाएगा भी तो इसी एक्सिस पे। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, प्रोटॉन भी उसी डायरेक्शन में जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब प्रोटॉन भी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव करने वाला है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? द प्रोटॉन विल move toward the x-axis because proton has positive charge. Proton have positive charge and force tends to the uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। द प्रोटॉन विल मूव toward the x-axis because the proton have positive charge and the force tend to the uniform electric field, कि जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही जाएगा। इस वजह से जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही मूव करता रहेगा। इसका आंसर ये वाला है। तो बेटा यहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक खत्म हो चुका है। सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें हो चुके हैं जो आपके बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से बनते हैं। बेसिकली मैंने इसके अंदर दो ही फॉर्मूले पढ़ाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ए चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नंबर सेकंड, उसके बाद मैंने बताया बहुत सारे चार्ज, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो भी हम कर सकते हैं। उन्हीं के बेस पे उसकी मैंने कंपैरिजन कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, किससे? ग्रेविटेशनल फील्ड से। एफ यानी कि एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, यानी कि क्यू कैपिटल ई इज इक्वल टू एम जी। अगर उससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू, वो वाला हो सकता है। ये तीनों कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ड्रॉ पैटर्न बताए, उसके बाद मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसका सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर कुछ बच्चों का सजेस्ट है कि वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना करके इसमें से एक क्लास पूरी 1 घंटे की हम न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सॉल्व कर लें, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आते हैं, कोई कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड आता है, उसके बाद हम एक नया टॉपिक ही स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उनका इन वाली चीजों से अभी कोई लेना देना नहीं होगा। तो मेरा सबसे पहले आपका सजेशन देखेंगे कि आपका सजेशन क्या कहता है कि हम तुरंत इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करें या हम पहले इतना है न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर दें। न्यूमेरिकल सीरीज या क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन बैंक सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे कि जितना फर्स्ट क्लास से पढ़ाया है और उतना यहां तक का 1 घंटे का जो है पूरा न्यूमेरिकल सेशन या क्वेश्चन सेशन रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे। तो बेटा आप इसको धीरे धीरे से पढ़िए, आसानी से समझ के। आई होप आपको आज की क्लास बहुत